और आज के इस गहरे विश्लेषण का मिशन भी यही है। हमें ना ये समझना है कि कैसे एक मशीन की तरह काम करने वाला वो विशाल साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया। सही बात है। मतलब ये सिर्फ आज़ादी मिलने की कोई एक सीधी सरल कहानी नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं ने, मतलब कहीं अहिंसा ने तो कहीं सशस्त्र क्रांति ने मिलकर उस व्यवस्था के पुर्जे ढीले कर दिए। हाँ, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमारे स्रोत करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब देखिए, यहां मुझे एक बात हमेशा खटकती है। अच्छा, क्या? हम हमेशा कहते हैं कि वो व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार से सीधे शासन, मतलब ये तो बहुत बड़ी छलांग है ना। देखिए, इस छलांग को समझने के लिए ना हमें उस समय की व्यवस्था को एक तरह से एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के नजरिए से देखना होगा। स्रोत बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल मुनाफा कमाने आई थी, लेकिन व्यापार करने और एक हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर में बहुत ही बारीक अंतर होता है। मतलब उन्होंने मौका देखा। बिल्कुल, उन्होंने देखा कि भारत के अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे हैं, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है। तो ऐसे में व्यापारिक रियायतें पाने के लिए उन्होंने स्थानीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। अच्छा, और फिर एक बिंदु ऐसा आया जहां उन्हें लगा कि भाई राजाओं से बार बार छूट मांगने से बेहतर है कि खुद ही प्रशासन पर कब्जा कर लिया जाए और सीधा टैक्स वसूला जाए। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मेहमान आपके घर में कुछ सामान बेचने आए और धीरे धीरे पूरे घर का मालिक बन बैठे। एकदम सही उदाहरण है ये। और फिर घर के ही लोगों से भारी किराया वसूलने लगे और उन पर कठोर नियम लगा दें। लेकिन टैक्स वसूलने से ऐसा क्या हुआ जिसने 200 साल की गुलामी की नींव रख दी? मैं जानना चाहता हूं कि इस तथाकथित रिसोर्स ड्रेन का वास्तविक मैकेनिज्म क्या था। अगर हम इसको बड़े दायरे में देखें तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही शातिर और एकदम गणितीय था। इसे ऐसे समझिए कि पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी लाती थी और भारत से सामान खरीदती थी। हाँ, मसाले और सूती कपड़े खरीदती थी, तो इसमें भारत का भी फायदा था। लेकिन जब उन्होंने बंगाल में टैक्स वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया ना, जिसे दीवानी कहते हैं, तो खेल बिल्कुल बदल गया। मतलब अब पैसा यहीं का था। बिल्कुल, अब वे भारतीयों से ही लगान वसूलते थे और उसी पैसे से भारतीय सामान खरीदकर यूरोप में मुनाफे पर बेचते थे। बाप रे। यानी ब्रिटेन से कुछ भी आना बंद हो गया। ये एक परफेक्ट जीरो सम गेम था, जहां भारत की पूरी संपत्ति एक तरफा ब्रिटेन की तरफ बहने लगी। ये तो एक तरह का इन्फिनिट मनी ग्लिच हो गया उनके लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। खुद का एक भी पैसा नहीं लगाया और सब कुछ मुफ्त में ले गए। लेकिन देखिए, अगर ये सिस्टम इतना ही सुव्यवस्थित और उनके लिए फायदेमंद था, तो फिर 1857 में ये अचानक चरमरा क्यों गया? क्योंकि स्रोत में 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज किया गया है। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये उसी आर्थिक और सामाजिक शोषण का दशकों से जमा हुआ गुस्सा था जो फूट पड़ा था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे लोगों ने जो नेतृत्व किया। बिल्कुल, जब जमीनें छिन गईं, भारी टैक्स लगाए गए और लोगों के धार्मिक जीवन में दखलंदाजी होने लगी, तो वो गुस्सा फूटा। ये कोई छिटपुट बगावत नहीं थी। ये एक ऐसा क्षण था जब कंपनी की खुद की बनाई हुई सेना यानी भारतीय सिपाहियों ने ही बगावत कर दी। लेकिन अगर हम नतीजों की बात करें तो 1857 का वो विद्रोह तो सैन्य रूप से कुचल दिया गया था ना। मतलब इतने बलिदानों के बावजूद अंग्रेज तो वहीं रहे। तो क्या मैं ये मान लूं कि साम्राज्य को कोई असली नुकसान नहीं हुआ था? यहीं पर हम अक्सर मात खा जाते हैं। सैन्य रूप से विद्रोह भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन इसका ढांचागत और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत विशाल था। अच्छा, वो कैसे? 1857 के बाद ना ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी अब इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन के अंदर एक स्थायी डर पैदा कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी सत्ता उसी सेना और पुलिस पर टिकी है जो खुद भारतीय हैं। मतलब उन्होंने बगावत को तो कुचल दिया, लेकिन बगावत के विचार को नहीं कुचल पाए। एकदम सही। वो विश्वास हमेशा के लिए टूट गया था। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1857 के बाद संघर्ष ने एक नया और बिल्कुल अलग मोड़ लिया। महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ मेरा एक बहुत ही आलोचनात्मक सवाल है। जी, पूछिए। अगर विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक था,
तो एक इतनी बड़ी सैन्य शक्ति वाले साम्राज्य को इससे डर क्यों लगा? मतलब क्या शांतिपूर्ण विरोध वास्तव में शांत था, या यह ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सबसे बड़ा एक्टिव और विघटनकारी कदम था? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। पता है, अहिंसा को अक्सर कमजोरी या निष्क्रियता समझ लिया जाता है। हाँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन राजनीतिक और ढांचागत नजरिए से देखें तो गांधी जी का ये तरीका एक अत्यंत आक्रामक प्रशासनिक प्रहार था। इसे एक सिस्टम फेलियर के रूप में देखिए। सिस्टम फेलियर मतलब ब्रिटिश साम्राज्य करोड़ों भारतीयों पर शासन कैसे कर रहा था? क्या उनके पास करोड़ों ब्रिटिश सैनिक थे? बिल्कुल नहीं। मुट्ठी भर लाख 1.5 लाख अंग्रेज थे बस। हाँ, बाकी पूरी मशीनरी जैसे क्लर्क, पुलिस वाले, रेलवे कर्मचारी, अदालतें, सब तो भारतीय चला रहे थे ना। बिल्कुल। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उस मशीनरी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। लाखों लोगों ने सहयोग करना बंद कर दिया। हाँ, लोगों ने तय किया कि वे अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं जाएंगे, अदालतों का बहिष्कार करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। अब जरा उस समय के एक ब्रिटिश अधिकारी की स्थिति की कल्पना कीजिए। बहुत मुश्किल रही होगी। आपके पास बंदूकें हैं, सेना है, लेकिन आपका क्लर्क दफ्तर ने आ रहा है, मजदूर काम नहीं कर रहा है। आप किस पर गोली चलाएंगे? अरे वाह, ये तो आधुनिक दुनिया के एक डिनायल ऑफ सर्विस या डीडॉस अटैक जैसा हो गया। बिल्कुल सटीक तुलना है। जहां आप सिस्टम को तोड़ नहीं रहे, बस उसे इतने कमांड दे रहे हैं कि वो खुद ही ठप पड़ जाए। मतलब बिना एक भी गोली चलाए आपने पूरे नेटवर्क को ही हैंग कर दिया। और अंग्रेजों के लिए इसे संभालना सबसे मुश्किल था। क्योंकि जब कोई हिंसक विद्रोह होता है तो साम्राज्य के पास ये बहाना होता है कि वो अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके उसे कुचल दे। हाँ, अहिंसा ने ना उनसे उनका सबसे बड़ा हथियार यानी उनकी सैन्य श्रेष्ठता ही छीन ली थी। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब अहिंसा दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर करने की एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे स्रोत में दांडी मार्च दिखता है। मतलब इतिहास में इसे अक्सर सिर्फ कुछ लोगों के पैदल चलने के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या था? नमक ही क्यों चुना गया? नमक को चुनना ना एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एकाधिकार कर रखा था। कोई भी भारतीय बिना टैक्स दिए नमक नहीं बना सकता था। और नमक तो हर इंसान की जरूरत है, अमीर हो या गरीब। हाँ, जब गांधी जी ने समुद्र तट पर जाकर नमक उठाया तो वो केवल एक प्रतीक नहीं था, वो एक विशाल साम्राज्य के सबसे लाभदायक आर्थिक एकाधिकार पर सीधा प्रहार था। उसने पूरे देश को एक संदेश दिया। हाँ, कि जो सरकार आपके भोजन के सबसे बुनियादी हिस्से पर टैक्स लगाती है उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे समझ आ रहा है कि कैसे इन जन आंदोलनों ने प्रशासन को पंगु बना दिया। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, क्या केवल इस प्रशासनिक क्रैश से ही बात बन गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से एक बिल्कुल अलग धारा का भी जिक्र करता है। एक तरफ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का क्रांतिकारी जोश भी चरम पर था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? क्या मैं ये कहूं कि अंग्रेजों को एक ही समय में 2 मोर्चों पर यानी 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ रहा था? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन क्रांतिकारियों का प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि इसने सत्ता के पतन में एक बहुत ठोस भूमिका निभाई। अच्छा, वो कैसे? जैसे भगत सिंह और उनके साथियों का असेंबली में बम फेंकना। उन्होंने किसी की जान लेने के लिए बम नहीं फेंका था, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए फेंका था। वो एक वैचारिक प्रहार था। बिल्कुल। और फिर सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का निर्माण, वो तो एक सीधी सैन्य चुनौती थी। हाँ, उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, जब उन्होंने युद्धबंदियों को मिलाकर एक सेना बनाई तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव सैनिकों की संख्या नहीं था, बल्कि वो खतरा था जो इसने ब्रिटिश सेना के भीतर पैदा कर दिया। आप उसी खतरे की बात कर रही है ना कि भारतीय सैनिक बगावत कर देंगे? एकदम सही। जब सुभाष चंद्र बोस की सेना भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ी तो ब्रिटिश अधिकारियों के मन में सबसे बड़ा खौफ यही था कि कहीं उनके भीतर मौजूद लाखों भारतीय सैनिक पलट न जाएं। ये तो उनके लिए एक भयानक दुष्स्वप्न रहा होगा। हाँ, शांतिपूर्ण सत्याग्रह और क्रांतिकारियों का बलिदान, भले ही उनके रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार पर एक अभूतपूर्व और असहनीय दबाव बना दिया था। मतलब अंदर से जन आंदोलन प्रशासन को ठप कर रहे हैं और बाहर से आजाद हिंद फौज सैनिक खतरा पैदा कर रही है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। भले इतना दबाव था, लेकिन फिर भी अंग्रेज डटे तो वही थे ना। तो फिर वो आखिरी झटका क्या था जिसने इस इमारत को पूरी तरह से गिरा दिया? हाँ,
स्रोत में एक बहुत बड़ी बाहरी वैश्विक घटना का जिक्र है। दूसरा विश्व युद्ध है ना? हाँ, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि दूसरे विश्व युद्ध का भारत की आजादी से क्या लेन देन था। वही मैं भी सोच रहा था, ये तो भारत के अंदर हो रहे आंदोलनों की तरह है जो एक विशाल बाढ़ थे जिसे ब्रिटिश राज का बांध रोके हुए था। बहुत अच्छी तुलना है। तो क्या दूसरा विश्व युद्ध उस भूकंप की तरह साबित हुआ जिसने उस बांध के ढांचे को ही अंदर से तोड़ दिया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध ने ना इस पूरी समीकरण का गणित बदल कर रख दिया। युद्ध से पहले भारत ब्रिटेन के लिए सोने की चिड़िया था। हाँ, खूब मुनाफा आता था वहां से। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन की आर्थिक और सैनिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। वे लगभग दिवालिया हो चुके थे। दिवालिया? सच में? हाँ, उन पर अमेरिका का भारी कर्ज था। अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में थी। अब भारत को नियंत्रित करने की लागत जरा सोचिए। एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और 1946 में भारतीय नौसेना में भी तो विद्रोह हो गया था। बिल्कुल। उस विद्रोह ने साबित कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव अब सच में सेना के भीतर तक पहुंच गया है। तो अब स्थिति ये थी कि उनके पास ना तो प्रशासन चलाने के लिए भारतीय क्लर्क बचे थे, ना वफादार सैनिक और ना ही पैसे। हाँ, ये पूरी तरह से एक बैलेंस शीट का मुद्दा बन गया था। कमजोर हो चुके ब्रिटेन के लिए एक विद्रोही भारत पर शासन करना गणितीय और व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया था। तो अंततः ब्रिटिश सरकार को यह समझना पड़ा कि अब राज करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और इसी से 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। आज़ादी केवल किसी एक घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये भारत के आंतरिक संघर्षों और ब्रिटेन की बाहरी कमजोरी का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को संक्षेप में समेटें तो हमने देखा कि कैसे 200 साल का सफर 1857 की चिंगारी से शुरू हुआ। फिर गांधी जी के जन आंदोलनों ने प्रशासन को तोड़ा, क्रांतिकारियों के बलिदान ने सैन्य आत्मविश्वास हिलाया और अंत में दूसरे विश्व युद्ध के प्रभाव ने उस कमजोर हो चुकी मशीन को पूरी तरह ढहा दिया। एकदम सही सारांश है ये। और ये बात मुझे एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाती है। हाँ? वो क्या? जिन स्रोतों पर आज हमने चर्चा की वे दिखाते हैं कि भारत की आजादी की नींव में अहिंसा, सशस्त्र संघर्ष और वैश्विक उथल-पुथल तीनों का मिश्रण था। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि जब किसी नए स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण इतने अलग-अलग विचारों, रास्तों और बलिदानों के मेल से होता है, तो वो उसके भविष्य और उसकी राष्ट्रीय पहचान को कैसे आकार देता है? ये तो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। हाँ, क्या इतने विरोधाभासी विचारों की नींव पर खड़ा देश इन अलग-अलग स्वभावों के बीच संतुलन बना सकता है? इतिहास की ये परतें हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती हैं। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल। इतिहास के ऐसे ही किसी और पन्ने को गहराई से समझने के लिए फिर चर्चा करेंगे।